दोस्तों, किताबी दुनिया की गांधी श्रृंखला में मैं इस बार आपसे गांधी जी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी वैचारिकी की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो कि शायद हमें गांधी को समझने में कुछ मदद मिले। और ये आज का जो समय है, जो कि निश्चित ही ये एक कठिन समय है, उसमें हम गांधी से क्या सीख सकते हैं, इसकी ओर हम थोड़ा-सा आपका ध्यान दिलाएँगे। सबसे पहले तो मुझे थोड़ा-सा खुलकर ये बोलना होगा कि गांधी जी के साथ आज तक हुआ क्या-क्या है? ये मैं किसी राजनैतिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ कि कितने लोगों ने गांधी का कैसा इस्तेमाल किया अपने नाम के पीछे और क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ। मैं आपके सामने एक जो वैचारिकी की दृष्टि से यानी गांधी की समझ की दृष्टि से क्या-क्या हुआ है, उसकी ओर मैं थोड़ा-सा आपको ले जाना चाहता हूँ। आप देखिए अगर कि गांधी जब तक थे 30 जनवरी 1948 तक, तब तक गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में एक बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की एक फौज थी जो गांधीवादी थे, गांधी जी के निर्देशानुसार काम करते थे। जब उनको आज़ादी की लड़ाई में कूदना होता था तो वहाँ पे वो सब आते थे, जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो सीधी राजनीति की ओर जाते थे और बाकी समय में वो एक तरह से रचनात्मक कार्यक्रम या दूसरे जिसे मैं इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स कह सकता हूँ, उधर की ओर जाते थे। लेकिन गांधी जी के जाते ही ये कुनबा पूरी तरीके से दिग्भ्रमित सा हो गया। और अगर आपको ये जो भ्रम है, यह जो एक तरह की अफरा-तफरी है, जो तमाम गांधीवादियों के बीच में ही गांधी की समझ को लेकर पैदा होती है, तो उसकी ओर हमें ज़रूर निगाह रखनी होगी, भले ही बात हमें थोड़ी-सी कड़वी लगे। इसका सबसे अच्छा प्रमाण है, वो गोपाल कृष्ण गांधी की एक किताब है, गांधी इज़ गॉन, हू विल गाइड अस नाउ? उसमें वो एक ज़िक्र करते हैं कि गांधी जी के कुछ ही दिनों के बाद में सारे लोग, बड़े-बड़े नेता, गांधी जी गांधीवादी नेता और कांग्रेस के बड़े नेता, वो सारे लोग ये बात करने के लिए इकट्ठा हुए कि आखिर गांधी जी का सपना क्या था आज़ाद हिंदुस्तान में। तो सारे लोग अलग-अलग बात कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक तरीके से पूरी एक भ्रम की स्थिति ये दिखाई पड़ती है। दुर्भाग्य से अगर हम कुछ अपवादों को छोड़ दें, जैसे नारायण देसाई हैं या विनोबा भावे हैं या और लोग हैं कुछ, अगर उन गांधीवादियों की बात हम छोड़ दें, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि धीरे-धीरे समाज में, भारतीय समाज में गांधीवादियों का असर और प्रभाव सीमित होता गया। एक तरह से वह खुद ही केवल एक अच्छी-सी चीज़ बनकर रह गए और किनारे होते चले गए। तो यह स्थिति क्यों आई? इसके लिए कुछ लोग राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस को दोषी बना सकते हैं या कोई और किसी को दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन मैं एक स्टूडेंट के नाते, गांधी के एक स्टूडेंट के नाते मैं समझता हूँ कि इसका मुख्य कारण वैचारिक भ्रम था कि गांधी वास्तव में क्या थे और किस तरीके से वो सोचते थे, समझते थे। यह बात पकड़ने में देरी हुई। इसकी वजह ये थी कि गांधी खुद में एक बहुत ही आसान प्राणी नहीं थे कि कोई भी एक किताब समझ के या गांधी की एक राइटिंग पकड़ के वो समझ जाए। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि गांधी एक बहुत बड़े विशाल हाथी की तरह थे और हम सारे लोग, उसमें खुद मैं भी शामिल हूँ कहीं न कहीं, अंधे लोग हैं। तो जो जितना टटोल पाता है हाथी को, वो अंधा समझता है कि इतना ही हाथी इतना ही बड़ा होता है और एक यह भ्रम की स्थितियाँ पूरी रहीं। धीरे-धीरे गांधी हमारे लिए केवल एक महात्मा, एक महापुरुष, फूल-माला चढ़ाने वाले, महिमा मंडन करने वाली एक चीज़ बनकर रह गए और समाज की वास्तविक हकीकतों से जो उनका एक उनकी अंतर्दृष्टियों का, उनके जीवन का जो एक फ़ायदा भारतीय समाज उठा सकता था, वो शायद नहीं ही हो सका। और इसका फिर मैं बोल रहा हूँ, इसका कारण हमें राजनीतिक दलों की गतिविधियों में नहीं देखना है। इसका मुख्य कारण यह है कि गांधी की समझ को लेकर जो एक कठिनाई तमाम तरीके से रही और सीमित-सीमित नज़रियों से गांधी को गांधी जी के चाहने वाले देखते रहे, उसका आज ये नतीजा है, खामियाज़ा है कि हम सारे लोग उससे रूबरू हैं कि ये क्या हो रहा है।
गांधी को समझने की दिशा में एक जो बहुत महत्वपूर्ण कोशिश रही वैचारिकी की दृष्टि से, उनको हम मार्क्सवादी लेखन से जोड़ सकते हैं। और उसमें जो एक आधिकारिक किताब बनी वो रजनी पामदत्त की इंडिया टुडे थी। लंबे समय तक जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग थे, वह रजनी पामदत्त की जो स्थापनाएं थी गांधी के बारे में, वो गांधी की बहुत तारीफ करते हैं। गांधी को एक मास पॉलिटिकल लीडर मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि केवल गांधी थे कहीं ना कहीं जो कि जिनके पास में जनता की नब्ज थी, लेकिन वो गांधी की राजनीति को एक तरीके से उनको पूंजीपतियों का एक मुखौटा, या कह लीजिए पूंजीपतियों का एक प्रतिनिधि के तौर पे देखते हैं केवल। और इस वजह से गांधी की तमाम प्रशंसाओं के बावजूद वो गांधी की जो मर्म तक नहीं पहुंच पाते। और एक लंबे समय तक यह एक रुझान मार्क्सवादी चिंतन में बना रहा है, और उसके अवशेष, या कह लीजिए कि आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। निश्चित है कुछ मार्क्सवादी विद्वानों ने, जैसे बिपिन चंद्रा ने, मोहित सेन ने, इन लोगों ने गांधी की एक अलग तस्वीर राष्ट्रीय आंदोलन के बरस रखने की कोशिश की, और रखी भी, बहुत सफलतापूर्वक रखी। लेकिन उसको मार्क्सवादी सर्किल्स में बहुत ही सहजता से और खुले मन से नहीं लिया गया, और वो एक अलग कहानी है। इसके अलावा जो पिछले कुछ कुछ दशकों में एक जो धारा है, जो जिसको कह सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच है, उन लोगों ने, जहाँ तक मेरा मानना है, कि उन्होंने गांधी को समझने में कोई योगदान नहीं किया है, बल्कि गांधी को लेकर जो असमंजस और जो तमाम भ्रम पैदा थे, उन्हीं में उन्होंने इजाफा किया है। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की सीमा रहेगी, और मैं अपनी बात में दूसरी और भी बहुत बातें करना चाहता हूँ। एक इधर क्या पहले भी एक गांधी को लेके एक ऐसा लेखन रहा है जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो सरस साहित्य लेखन है, यानी कि बस अच्छा लगता है पढ़ने में। गांधी के बारे में बात करना हमेशा अच्छा लगता है, तो पढ़ने में भी वो बहुत सरस साहित्य सा होता है। यानी एक ऐसा, एक बहुत बड़ा साहित्य गांधी के नाम पे ऐसा रचा गया है जो कि कहीं आपको, आपके दिमाग पे कहीं टक्कर नहीं मारेगा, और वो सरलता से एक बात कहता हुआ सा निकल जाएगा। तो वह भी कुल मिलाकर ऐसा बहुत सारा लेखन है। और आजकल तो इस तरह के लेखन का एक बहुत ही बड़ा खेल चल रहा है। वो किसी काम का नहीं है। वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे ट्रेन में, बस में चलते हुए आप कुछ भी सरस साहित्य सा पढ़ते हैं, तो आप कोई भी किताब उठा लीजिए गांधी जी की, आप पढ़ डालिए, लेकिन उससे आपका न आपके दिल और दिमाग पर कहीं कोई बात चपकेगी नहीं। इसके अलावा एक और धारा है गांधी की, जो कि गांधीवादियों की ही एक धारा है, जिसमें गांधी को एक नीति नीति उपदेशक की तरीके से देखा जाता है, कि गांधी जो है एक समाज के एक उपदेशक, नीति निर्देशक और इस तरीके से हैं। यानी प्रेम का, वो गांधी का एक प्रेममय व्यक्तित्व, और ये इस तरीके की बातों को गांधी की मुख्य बात मानते हुए कि दुनिया में सब अच्छा अच्छा हो जाए, लोग सब बहुत अच्छे अच्छे हो जाए, और लोग अपने को बदलें तो दुनिया बदल जाएगी, और वो इस तरीके का एक वो उनका एक वो फलसफा चलता है। वो भी एक तरीके से गांधी को एक ऐसे ऊंचे पेडेस्टल पे बिठा देना है कि जहाँ से हम केवल उनके हाथ जोड़ सकते हैं, बाकी वो हमारे किसी काम के नहीं रह जाते हैं। एक इधर नया ट्रेंड शुरू हुआ है लेखन की दुनिया में, हिंदी में भी वो ट्रेंड आ गया है बहुत ज़्यादा, कि उसमें बड़ी आसान भाषा लिखी जाती है कि सभी को पढ़ने में, समझने में आ जाए। लेकिन लेखक जो है अपने आप को एक तरह से यूरेका के मोड में रखता है कि देखिए ये मैं एक नई चीज़ लाया हूँ गांधी पे, जबकि असलियत ये है कि वो चीज़ बहुत पुरानी होती है। पहले के विद्वान बहुत सारी बातें उनसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कर चुके हैं, लेकिन वो किताबें चूँकि आउट ऑफ प्रिंट होती हैं, लाइब्रेरीज़ में होती हैं, और आम जनता को उन किताबों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो वो अपने आप को समाज में एक ब्रांड के रूप से स्थापित करने के लिए ये इस तरह का लेखन करते हैं। और वो चूँकि
उसके पीछे की अपनी अलग राजनीति है कि वो ब्रांड बनाए जाते हैं, तो वो काफ़ी बिकती भी हैं किताबें, लोग उनको ड्राइंग रूम में भी रखते हैं, मोटी मोटी होती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी आपको गांधी को लेकर कोई समझ नहीं मिलेगी, बस कहीं आपको खुशी मिल जाएगी, कहीं दुख मिल जाएगा, कहीं ये ऐसा, कहीं वैसा। एक और कैटेगरी है गांधी को लेके जो कि इधर शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि 20 साल के अंदर, वह है हिंद स्वराज। गांधी जी ने 1909 में एक पुस्तिका लिखी थी, हिंद स्वराज। वास्तव में वो डायलॉगिक फॉर्म में थी, यानी बातचीत की शैली में, तो वो एक पतली सी किताब है। उस किताब में ऐसा बहुत कुछ है कि आप उसको तमाम तरीके से फैलाकर ये दावा कर सकते हैं कि देखिए ये है गांधी का असली स्वरूप, और वो उनका वेंटेज पॉइंट बनाकर लेखन किया जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि किसी को अगर गांधी की राइटिंग्स को पढ़ना है तो उन्हें हिंद स्वराज शुरू में नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक ऐसा आभास लग सकता है कि ये तो गांधी का सब कुछ तो इसमें है, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है। वह एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, वैचारिकी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण किताब है, गांधी को समझने की भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण किताब है, लेकिन वह एक बहुत जटिल किताब भी है, और वह अंतिम किताब नहीं है। वो उसके बाद में गांधी ने पूरे लगभग 1909 से 1948 तक जोड़ लीजिए एक लंबा समय जिया है, और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसी ऐसी राइटिंग्स की हैं कि उसमें वो केवल हिंद स्वराज पे आके ठहर जाना, ये बिल्कुल भी एक तरह से गांधी को समझने का, मैं तो बहुत ही विनम्रता से एक अनैतिक सा प्रयास कहूँगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर फिर गांधी को कहाँ पे रख के समझा जाए। मेरा जो मानना है, मेरा जो कहना है, या जो मैं तर्क करता हूँ कि गांधी को आपको एक राजनीति के फ्रेम में रखना होगा। गांधी की अगर आप जिंदगी उठा के देखें, जो उन्होंने जिया, जो उन्होंने किया, तो वो सारा का सारा राजनीति के डोमेन में है, क्षेत्र में है। कम से कम 1893 से लगाकर 30 जनवरी 1948 में ख़त्म होने तक, यानी कि ख़त्म होने के थोड़ी देर पहले भी, कुछ क्षण पहले भी गांधी क्या कर रहे थे? गांधी वल्लभ भाई को समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? राजनीति समझा रहे थे। राजनीतिक संबंधों की व्याख्याओं में वो थे। नेहरू और पटेल के बीच के जो संबंध थे, उनको उठा रहे थे एक राजनीतिक नेता की हैसियत से, चूँकि गांधी का सभी सम्मान करते थे। मेरे कहने का मतलब है कि आपको गांधी के जो पॉलिटिकल है, उसको कोर में रखना होगा, और जो तमाम दूसरी गांधी की बातें हैं, जो उनकी वैचारिकी से संबंधित है, चाहे वो उनके इकोनॉमिक आइडियाज़ हों, सोशल आइडियाज़ हों, या कोई भी जो इश्यूज़, जो आइडियाज़ हों, उनको आपको गांधी के जो पॉलिटिक्स है, उसके बरस्क समझना होगा, अलग से नहीं समझना होगा। इसीलिए जो ये थॉट डोमेन की एक गांधी की राइटिंग्स का एक चलता है कि ये गांधी का पॉलिटिकल थॉट है, ये गांधी का सोशल थॉट है, ये गांधी का इकोनॉमिक थॉट है। ये जो कैटेगराइजेशन है, गांधी खुद इस कैटेगराइजेशन के बहुत खिलाफ थे। वो कहते थे कि जो मेरे बारे में जो ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं कि मैं इस बिंदु पर ऐसा सोचता हूँ, मैं इस बिंदु पर ऐसा सोचता हूँ, और इस तरह से जो लोग मुझे लेकर अपनी धारणा बनाते हैं, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से एज ए होल सोचता हूँ। मेरी एक बात का दूसरी बात से बड़ा ही अटूट और अभिन्न संबंध होता है। तो ये जो गांधी का एक होलिस्टिक, एक जो समग्र जो गांधी का दिमाग है, जो सोच है, हमें वहाँ पे रखना होगा, और उसका जो कोर होगा वो उसका कोर पॉलिटिकल होगा, उसका कोर मॉरलिस्टिक नहीं होगा, उसका कोर फिलॉसफिक नहीं होगा, उसका कोर एक इकोनॉमिस्ट का नहीं होगा, उसका कोई कोर नहीं होगा, उसका केवल एक कोर होगा, वो पॉलिटिकल होगा। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इस दिशा में कुछ बातें आपसे और कहूँगा कि जे बी कृपलानी ने गांधी को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज स्कॉलर्स को दिया है। वो उनकी गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में है। वो उसमें इन्हीं बातों को कहते हैं कुल मिलाकर, कि आपने गांधी को तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से दिखाकर एक तरीके से निस्तेज सा कर दिया है। ये मेरी कुछ जो भूमिका थी इस बारे में, जो मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं आता हूँ कि आखिर मैं कैसे देखता हूँ गांधी को। मैं कुछ जो गांधी के शब्द हैं, और जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए अपनी राइटिंग्स में, उनके लगभग हर पन्ने पे मिल जाएगा, तो मैं उनको लेकर कुछ बातें रखूँगा, उससे थोड़ा थोड़ा शायद मैं अपनी बात
समझा सकूं। तो जो पहला शब्द है गांधी ने जिसको बहुत ही ज़्यादा जोर दिया, बल्कि अपनी आत्मकथा के टाइटल में भी रखा, ट्रुथ। ये ट्रुथ क्या है गांधी का, सच, यह बात समझना सबसे बुनियादी चीज है। तो इसमें हमारी समझ से गांधी जब सच की बात कर रहे हैं तो वो एक तरह से अपने समय की सामाजिक सच्चाई की बात कर रहे हैं, जो मुख्य सच्चाई है। क्योंकि समाज में एक ही समय में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, बहुत सारे ट्रुथ्स चलते रहते हैं। छोटी सच्चाइयाँ होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो एक खास क्षेत्र की सच्चाई है, कुछ ऐसी होती हैं जो घर परिवार की सच्चाई है, लेकिन एक जो होती है मुख्य सच्चाई, वो क्या है? गांधी ने उस चीज को पकड़ा, ट्रुथ विथ कैपिटल टी। और वो एक तरीके से, अगर उसको मैं आधुनिक शब्दावली में कहूं कि वो गांधी का मतलब क्या था, तो वो था एक तरह से जिसको मैं कहूंगा कि मेन कंट्राडिक्शन। यानी मेन कंट्राडिक्शन से मतलब है कि हर जमाने में हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है सच और झूठ का। एक और सत्य होता है, एक और असत्य होता है। तो यह जो कंट्राडिक्शन है, यह जो एक तरह का विरोधाभास है, उसमें मुख्य विरोधाभास क्या है, यह गांधी ने ट्रुथ के रूप में रखा और कहा कि इस पे स्टिक होना है। यानी हमें किसी भी काम को अपने कि वो सही है या गलत है देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि वो सच की कसौटी पे कितना उतरता है। तो गांधी ने जो अपने जमाने का सच पकड़ा, वह एक तरह से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध था। यह उनका मेन ट्रुथ था। इसके अलावा जो अन्य सच थे, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी कि आप कह सकते हैं कि उसमें जाति व्यवस्था थी, महिलाओं के प्रश्न थे और आर्थिक वस्तुस्थितियों से संबंधित बहुत सारी बातें थी। वो सारे सब ट्रुथ्स थे। इसको कह सकते हैं कि वो सब कंट्राडिक्शंस थे। गांधी की जो खूबी है, जो गांधी को हिंदुस्तान में क्या दुनिया में एक बहुत ही हमेशा रहने वाले एक नेता की बनाती है, कि दुनिया में कहीं भी कोई आदमी अगर संघर्ष में होता है, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है, तो उसको गांधी जरूर याद आते हैं। अब तमाम उदाहरण हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। यह थी कि वह सब कंट्राडिक्शंस, जो छोटी छोटी सच्चाइयाँ थी या उतनी बड़ी सच्चाई नहीं थी जितनी बड़ी सच्चाई मुख्य कंट्राडिक्शन हो सकती है या थी, उनमें आपस में अंतर संबंध बनाकर एक होल सेट ऑफ पॉलिटिक्स वो गांधी गढ़ने में कुशल थे। यहाँ पे गांधी एक रणनीतिकार है। ये तो सबको पता है कि बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, ये क्या करें वो क्या करें और ये सब है, लेकिन रास्ता कहाँ से निकलता है? गांधी वो रास्ता दिखाने वाले हैं राजनीति के थ्रू। तो यह जो गांधी की खूबी है, इसकी बहुत उपेक्षा हुई है, इस ओर लोगों ने कम ध्यान दिया है, बिपिन चंद्रा और कुछ एक हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स को छोड़कर। तो हमें गांधी की जो प्रासंगिकता है, उनकी जो कह सकते हैं कि उनसे जो फायदा उठाने की बात है, वो ये है कि हम पहले अपने समाज का, अपने देश का, या कह सकते हैं कि अगर हम और ज़्यादा विस्तारित होकर सोच सकते हैं तो हम पूरे विश्व का मुख्य सच क्या है, मुख्य कंट्राडिक्शन क्या है, मुख्य, बल्कि कह सकता हूं कि दिक्कत मुख्य कहां पर है, उसको समझकर उसके बाद में जो तमाम अन्य बातें हैं, जो पहलू हैं सामाजिक विषमताओं के, उत्पीड़न के, अत्याचार के, उनको भी लेते हुए एक इस तरीके से हम एक राजनीति का ताना बाना रचें कि हम समाज में एक प्रभावी भूमिका की में आ सकें। वरना होता क्या है कि आप देख सकते हैं कि लोग टुकड़ों टुकड़ों में बटे होकर क्रांतिकारिता करते रहते हैं। कोई किसी मुद्दे पर है, आज यहाँ पर धरना है, आज वहाँ पर प्रदर्शन है, आज ये करना है, आज वो करना है, लेकिन कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं आता है। हम सारे लोग अपने निजी अनुभवों से जानते हैं, समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर गांधी को हमें फिक्स करना पड़ेगा, गांधी को समझना पड़ेगा और उनकी अंतर्दृष्टियों को हमें का फायदा लेना होगा। तो यह तो हुआ ट्रुथ का मामला। अब इसके बाद आता है एक दूसरा, जो गांधी ने बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि पूरे उत्साह के साथ में और बहुत ही, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि उत्साह के साथ साथ गांधी ने उसकी सतर्कता को भी समझते हुए सत्याग्रह का डॉक्ट्रिन दिया।
शायद गांधी के किसी भी दूसरे बात का उतना दुरुपयोग नहीं हुआ है जितना सत्याग्रह का हुआ है। लोगों ने सत्याग्रह का मतलब यह निकाल लिया तो केवल एक मास डिमॉन्स्ट्रेशन है, यानी सड़क पे उतरना है, यानी हड़ताल करनी है, यानी धरना देना है, और इस तरीके से हम अगर कर रहे हैं तो हम एक गांधीवादी काम कर रहे हैं। गांधी ने इस तरीके का खतरा बहुत पहले महसूस कर लिया था कि मेरी बात को बिना पूरा समझे हुए कोई भी उसका दुरुपयोग कर सकता है। उसका एकदम लेटेस्ट उदाहरण अगर आपको देखना हो तो आप अन्ना हजारे मूवमेंट देख सकते हैं। अन्ना हजारे एक तरीके से गांधी की शक्ल बना के उन्हीं का थोड़ा सा मैनरिज्म लेके वो आए, आज कहाँ है क्या है। तो गांधी इस खतरे को बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने पहले ही भांप लिया था। तो उन्होंने सत्याग्रह के साथ में एक दूसरा टर्म भी दिया था कि दुराग्रह, कि ऐसा तो नहीं कि जिसे हम सत्याग्रह समझ रहे हैं वो दुराग्रह है। दोनों में बुनियादी अंतर है और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। गांधी ने सत्याग्रह होता क्या है, कब जरूरी है, कैसे करना चाहिए, उसके पीछे क्या क्या मूल भाव है, मूल तत्व है, उनको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उस जो गांधी ने स्टेजेस बताई हैं उनके मैं सारे डिटेल्स में जाऊं, कि जैसे अगर आपको कोई तकलीफ है तो आपको सबसे पहले क्या, आपको एकदम से अपने प्रतिपक्ष पर, अपने अपोनेंट पर जिसके खिलाफ आपको लड़ना है, एकदम से भारी भरकम शब्दावलियों में और बिल्कुल उसे नेस्तनाबूद कर देने वाली शैली में आपको उसके ऊपर वैचारिक या बौद्धिक या शाब्दिक आक्रमण नहीं करना है। यह एक तरीके की हिंसा है और ये अप्रभावी है। गांधी ने पूरा एक सेट ऑफ आइडियाज के रूप में डेवलप किया। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा बिंदु है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको भी बड़ा मैकेनिकली, केवल टेक्निकली समझा गया, वो है कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स का। बहुत सारे गांधीवादियों ने जो अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ की है, माफ़ करिएगा मुझे कहना पड़ रहा है, वो इस वजह से की है कि उन्होंने कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम, गांधी का जो था रचनात्मक कार्यक्रम, उसका मर्म नहीं समझा और केवल उन्हीं चीज़ों को एकदम रटी रटाई शैली में करना ही वो समझते रहे कि वो गांधीवादी होना है। गांधी ने सत्याग्रह और रचनात्मक कार्यक्रम दोनों को आपस में घुलाया मिलाया। ये बहुत एक जरूरी बात है समझना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सत्याग्रह केवल खड़े हो जाकर एकदम सच बोलकर अपने अपोनेंट से भिड़ जाना नहीं है। सत्याग्रह के लिए तैयारियों की ज़रूरत पड़ती है। तैयारी का मतलब है कि हमको तमाम जनता को अपने साथ लेना है, हमें उनकी भावनाओं से जुड़ना है, उनकी सहानुभूति प्राप्त करनी है, हमें इस तरह से अपना कुनबा, अपनी अपनी सोच, अपनी राजनीति का विस्तार करते जाना है, शहर दर शहर, गांव दर गांव। ये काम जो है, ये काम रचनात्मक कार्यक्रम करती है। रचनात्मक कार्यक्रम गांधी ने इसलिए इतना ज़्यादा उस पर जोर दिया क्योंकि गांधी ये समझते थे कि ये सब सारी जो क्रांतिकारिता है बौद्धिक, ये शहरों में सीमित हुई है। ये कुछ यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कुछ लोग हैं या अपनी बेहतर ज़िंदगी जीते हुए लोग हैं जो केवल शब्दों से क्रांति करते रहते हैं, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान की हकीकतों का पता नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि एक पढ़ा लिखा बौद्धिक कार्यकर्ता अपने अंदर इतनी विनम्रता लाए कि वो भारत के आम जन से विनम्र होकर और दिल से जुड़ सके। ये कैसे होगा? ये एक उपदेशक की तरह से नहीं होगा कि एक दिल्ली से या किसी बड़े शहर से एक विचारक या एक जाएंगे और वो किसी शहर में या कस्बे में जाकर अपनी बात कहेंगे और जनता उनके पीछे चली जाएगी। ऐसे नहीं होगा। संबंध बनाना होगा, रिश्ता बनाना होगा। यह रिश्ता संबंध कैसे बनेगा? यह जो ग्रामीण हकीकत है, वास्तविकता है, उसको ध्यान में रखते हुए सेवा भाव से, सहज भाव से जब एक शहरी कार्यकर्ता गांव की ओर जाएगा और गांव के लोगों में घुले मिलेगा बिना राजनीति का नाम लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप राजनीति करने की कोशिश करेंगे वहां पर, यानी कि उसको ये बताएंगे कि ऐसा करो वैसा करो और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कि वो मेरे पीछे लामबंद हो जाएगा, तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको अपने आप को भी बदलना है, आपको अपना भी व्यक्तित्वांतरण करना है और यह तभी प्रक्रिया पूरी होगी जब आप एक रचनात्मक कार्यक्रम की चेन में जाएंगे। यह था उसमें गांधी ने जो प्रोग्राम्स लिए। एक चीज़ और इसी
बात के संदर्भ में कहना जरूरी है कि गांधी जनता की चेतना को महिमा मंडित नहीं करते थे कि अगर आम जन ने, किसान ने, मजदूर ने जो कह दिया, जो सोच लिया, वो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है, और जो बौद्धिकता से निकली हुई बातें हैं वो तो बस केवल हवा हवाई। गांधी जनता का महिमा मंडन अनावश्यक करने के खिलाफ थे। वो ये मानते थे कि आज देश में जो स्थिति मौजूद हुई है उसके पीछे जनता का वैचारिक रूप से पिछड़ा होना भी है, और तमाम तरीके से पिछड़ा होना है। तो जनता को भी एक अपने आप में, अपनी चेतना के स्तर में तमाम सुधार करने होंगे, और यह सुधार उस रचनात्मक कार्यक्रम की जो गांधी की शैली है, जो तरीका है, वो उसमें मदद करेगा। और इस तरीके से पूरे देश में एक हमारी जो एक सोच है उसका विस्तार होगा, और हमें नई नई टेरिटरीज, नए नए क्षेत्रों में सहानुभूतियाँ मिलेंगी, लोग मिलेंगे, और हमारी राजनीति मजबूत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि गांधी जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ रहे थे वो अत्याचारी था, वो एक सीमा के बाद में कुचलने पे आमादा होता था। तो क्या किया जाए, क्योंकि आंदोलन को, अपनी राजनीति को दमन से बचाना भी अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी जरूरत होती है। गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम की शैली, उसकी दिशा, उसका प्रोपोगेशन यानी प्रचार इस तरीके से किया कि आतताई से आतताई शासक भी उसको न कुचल पाए, क्योंकि अगर वो रचनात्मक कार्यक्रम को कुचलने की कोशिश करेगा तो फिर उसको बहुत ही ज़्यादा बदनामी उठानी पड़ जाएगी, जनता की निगाह में वो गिरने जैसा होगा। यह एक तरीके से गांधी की राजनीति को मैं कुछ पकड़ने की कोशिश में आपसे ये बातें कह रहा हूँ। इसी दिशा में मैं एक और जो फिनोमेना है उसकी पे कुछ बातें रखना चाहूँगा। उसको लेके भी बहुत ही लोगों ने अनावश्यक तूल दिया है। वो ये है कि गांधी धार्मिक थे, यानी गांधी तो धार्मिक थे। यह एक जो टैग गांधी जी पे लगाया गया, या गांधी की धर्म को लेकर इसको जिस तरीके से डील किया गया है, ये बिल्कुल ही, मैं कह सकता हूँ कि उसने हमारा नुकसान किया है। और जैसे आप अगर गांधी और धर्म को ध्यान में रखकर कुछ बातें देखिए, गांधी की राइटिंग्स को देखते हुए, तो आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि गांधी के धर्म में धर्म जैसा कुछ है ही नहीं। उसमें अगर कुछ है तो वो केवल नैतिकता है। धर्म का एक कर्मकांडी रूप होता है, या धर्म का एक जो आधुनिक राजनीति में उसको जो एक सांप्रदायिक रूप होता है, जिसमें धर्म का इस्तेमाल किया जाता है राजनीति करने के लिए, वह गांधी उसके पूरी तरीके से खिलाफ थे। और उन्होंने कभी भी एक बार भी धर्म की ऐसी कोई व्याख्या नहीं की जिसको सांप्रदायिक व्याख्या के रूप में कहा जा सकता हो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि गांधी के धर्म में धार्मिक जैसा कुछ नहीं है, अगर हम उनको इतनी छूट दे दें कि वो ईश्वर में विश्वास कर सकें। गांधी गॉड की जो उनका कॉन्सेप्ट है, उनका जो फेथ है, उस पे गांधी पूरी तरीके से हैं। लेकिन धर्म जिन अर्थों में, मजहब जिन अर्थों में हम समझते हैं, उन अर्थों में गांधी के जीवन में, निजी जीवन में, उनकी सोच में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम गांधी को, कि गांधी ही वॉज अ रिलीजियस पर्सन, एक इस तरीके का टैग लगाकर यहाँ से हम गांधी के धर्म की बात करना शुरू करें। निश्चित है उसमें ट्रांसडेंटल बहुत सारी बातें हैं, आध्यात्मिक रुझान है, या किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी मॉरलिटी रिलेटेड, नैतिकता की, क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला कैसे होगा, इसका फैसला अंतिम रूप से आपकी नैतिकता के आधार पर होगा, केवल तर्क पर नहीं हो सकता है, क्योंकि तर्क तो तमाम तरीके के कुतर्क और तर्क सब मिलकर चलते हैं। यहाँ पर गांधी का धर्म है, वो इस चीज को उतना ज्यादा फोकस भी नहीं करते हैं जितना ज्यादा गांधी के बारे में बात करने वाले लोगों ने फोकस किया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि गांधी के निजी जीवन में ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं जो कि उनको एक तरीके से आज के समय में आसानी से धर्म विरोधी साबित कर देंगे, तो ये गलत नहीं होगा। गांधी की जो धर्म की व्याख्या है, या जो ईश्वर की व्याख्या है,
उसके बारे में गांधी ने जो अनीश्वरवादियों से जो चर्चाएं की हैं, बात की हैं, उनको देखना बहुत मज़ेदार होगा। और आपको बिल्कुल एक कह सकते हैं कि यू विल गेट न्यू रिविलेशंस अबाउट गांधी। कि जैसे गोरा एक अनीश्वरवादी थे और उनसे गांधी की बहसें हैं, संवाद है। और गोरा पूरी तरीके से दिल से गांधीवादी थे, गांधी जी की सारी बातों को मानते थे, समझते थे, लेकिन उनको गांधी का ये ईश्वर और धर्म वाला मामला नहीं समझ में आता था, क्योंकि वो खुद नास्तिक थे, जैसा कि वो कहते थे। तो वो गांधी से उन्होंने एक बार बहुत बहसें की, चर्चाएं की, बाकायदा रुक 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 कर। आखिर में गांधी ने उस चर्चा को कंक्लूड कैसे किया कि तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारी समझ समझ से ये नास्तिकता की मुख्य बातें हैं, उन बातों में और जो मैं कह रहा हूं उनमें कोई विरोध नहीं है। हम लोग शायद एक ही बात को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। या जैसे कुछ लोगों ने गांधी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने राम राज्य की बात की, जो एक धार्मिक शब्दावली है। तो यह वास्तव में एक तरीके से, जो मैंने अभी उद्धृत किया था, कि हवाई तरीके से गांधी को समझने की कोशिश करना है, बिना भारतीय समाज की संरचना और उसकी वस्तुस्थिति स्थिति को समझते हुए। कि गांधी के रामराज्य की कल्पना को कुछ बार, वो भी ज़्यादा बार नहीं है, आप पूरा कलेक्टेड वर्क्स उठा के देख लीजिए तो आपको बहुत ही छुटपुट रेफरेंसेस कहीं मिलेंगे। उसके आधार पे गांधी को ये बता देना कि गांधी की इन बातों की वजह से मुसलमानों के भीतर एक तरीके से अरुचि पैदा हुई गांधी को लेकर, कि गांधी तो हिंदुओं की नेता हैं क्योंकि वो रामराज की बात करते हैं, बिल्कुल बकवास बात है। जब गांधी ने इस बात को देखा, सांप्रदायिक सोच वाले लोग हैं, वो मेरी बातों को का बतंगड़ बनाकर या उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करके वो इस तरीके से कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि उनकी राम राज्य की क्या अवधारणा है। और वास्तव में तो बाद में उन्होंने फिर एक राजनीतिक सतर्कता दिखाते हुए उस शब्द का इस्तेमाल भी करना लगभग खत्म ही कर दिया। अगर कभी भी किया भी है तो आप गांधी की उस किसी भी बात को उसके संदर्भ से हटा के ना देखिए, बल्कि एक पूरा वो पैराग्राफ देखिए, फिर आप उसका भाव पकड़ सकेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। एक चीज मैं इसी पे बात में मैं कहना चाहूंगा कि जो गांधी की जो आध्यात्मिक बातें हैं, आप जिनको आध्यात्मिक की बजाय मैं कहूंगा कि वो ट्रांसडेंटल थिंग्स हैं, जिसमें संतोष या बहुत सारी ऐसी मानसिक बुनावटें जिनसे हम अपने आप को अंदर से उद्वेलित, परेशान न महसूस करें और एक पूरी दृढ़ता के साथ में हम रहें, तो वो गांधी ने इसलिए भी उनको अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रखा और प्रचारित भी किया। कार्यकर्ताओं के बीच में, आम जनता के बीच में उस तरीके से नहीं किया। उसका कारण ये था कि संघर्ष हमेशा बहुत बलिदान मांगता है, और बलिदान, त्याग, इनका सबका सामना करना पड़ता है एक सार्वजनिक जीवन के संघर्षों में। तो मनुष्य का मन विचलित होता है, उसका घर होता है, उसका परिवार होता है, उसका समाज होता है, उसे तमाम तरीके की उलाहने सुनने पड़ते हैं क्योंकि वो लीक से हट कर चल रहा है। तो वो अपने आप को, अपना जो सपोर्ट सिस्टम है, इनर सपोर्ट सिस्टम है, वो उसको कैसे मैनेज करे, कैसे मेंटेन करे। तो गांधी की जो तमाम अवधारणाएं हैं, चाहे वो गॉड की हो, चाहे इस तरह की जो, जिसको वो कहते हैं कि वो जो एकादश व्रत से उन्होंने एक निकाला था, उसका सबका वजह ये है कि हम या जो कार्यकर्ता हैं वह इस बहुत विशाल साम्राज्य, पूंजीवादी सभ्यता या जो भी आप कह लीजिए, औद्योगिक सभ्यता जो भी कह लीजिए, उपनिवेशवाद, उसके खिलाफ अगर लड़ रहे हैं तो हमें मजबूती से, बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के, सांसारिक सुखों की उम्मीद के, कैसे हम अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक गांधी की अपनी वो अंतर्दृष्टियाँ हैं जिनको हमें समझना चाहिए, बजाय इसके कि हम गांधी को एक रिलीजियस लीडर के रूप में ब्रांड कर दें और उसके बाद में फिर तो बहुत सारी बातें निकलेंगी कि हम किस तरह से गांधी को डिलेजिटिमेट करते चले जाएंगे। एक चीज़ और है गांधी की जो लोगों ने ध्यान नहीं दी और जिसका बहुत ही खराब असर भारतीय राजनीति पे पड़ा। गांधी ने हमेशा इस बात पे बहुत जोर दिया कि हु कैन बी गुड लीडर, एक अच्छा नेता कौन हो सकता है, उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्या
मुक्तिबोध के शब्दों में कि कोई भी अगर जोर से बांग दे जाए, बहुत अच्छा भाषण कर जाए, तो क्या वो हमारा नेता हो गया, या वो इस लायक हो गया कि वो नेता हम उसको स्वीकार कर लें। हमें शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। गांधी ने ये बताया, हमें चरित्र पे ध्यान देना है। कैरेक्टर कैरेक्टर को उस सेंस में न ले जाकर आप वैचारिक दृढ़ता, ईमानदारी और समाज को समझ सकने की योग्यता, इन सारे तत्वों को ध्यान में रखकर गांधी ने ये लीडरशिप की जो अवधारणा है, वो उसको भी उन्होंने बहुत क्लियर किया। इसीलिए आप देखिए कि इतना बड़ा मूवमेंट गांधी खड़ा करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, जिला लेवल से, तालुका लेवल से, गांव लेवल से लगाकर एकदम ऊपर लेवल तक एक से एक कार्यकर्ता और नेता बनकर उभर कर आते हैं। लेकिन दुनिया के किसी भी आंदोलन की अपेक्षा भारत की जो लीडरशिप रही, वो बहुत ही बेहतरीन, अच्छी और ईमानदार लीडरशिप तैयार हुई आज़ादी की लड़ाई के दौरान, और इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी में मैं एक बात को और कहना चाहूँगा कि एक चीज़ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है गांधी जी को पढ़ते हुए, जो हमसे मिस होती है। उसको मैं टर्म यूज़ करता हूँ उसके लिए, गांधीयन डायलेक्टिक। गांधी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के लिए नहीं लिखते थे, ना वो ऐसे जमात के लिए लिखते थे जो कि आधुनिक भाषा बोध में जो आधुनिक शब्दावलियाँ होती हैं बदलाव की, उनसे वो पूरी तरीके से वाकिफ़ हों। गांधी की ज़्यादातर राइटिंग्स जनता को शिक्षित करने के लिए और जनता को लामबंद करने के लिए, जनता का दिल जीतने के लिए, कि जिससे वो हमारी परिधि में आए और हम उनको लेकर एक मूवमेंट चला सकें, बना सकें। तो जो गांधीयन डायलेक्टिक है, वो नेहरू की डायलेक्टिक से या किसी दूसरे नेता की डायलेक्टिक से अलग है। इसीलिए आपको गांधी का बोला हुआ या लिखा हुआ जब भी उसका मूल्यांकन करना हो, समझना हो, तो आपको संदर्भ का बहुत ध्यान देना होगा कि आखिर संदर्भ क्या है गांधी जो ये बात को कह रहे हैं। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए बताऊं कि जाति व्यवस्था के मुद्दे पर गांधी के पास अगर कोई सवर्ण जाता, जातिवादी, जातीय दंभ से भरा हुआ, तो गांधी उसको, उसके दंभ को तोड़ते हुए उससे दलित या हरिजन के फेवर की बात करते और उसका दंभ खत्म करने की कोशिश करते। दूसरी ओर अगर कोई वहां उनके पास पढ़ा पढ़ा लिखा दलित बुद्धिजीवी जाता, जो कि ब्राह्मणों को एज ए सच भला बुरा कहने वाला है कि इन्होंने तो सब सारी चीज़ों पे अपना कब्जा किया, और इस तरीके से वो वर्णन करता ब्राह्मणों का, तो गांधी उससे अब उसकी सोच को बैलेंस करने की कोशिश करते और ये कहते कि आपको क्या ब्राह्मणों में कोई योग्यता नहीं दिखती, इस तरीके से वो कहते, और यह कोशिश करते कि व्यक्ति आधारित अच्छाई और बुराइयों को देखने का चश्मा रहे, न कि जाति या धर्म के आधार पर। इसी तरह से आप अगर गांधी ने जो विदेशी पत्रकारों को या जो उनके जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं उसकी आप भाषा देखिए, वो लिखा हुआ अगर पढ़िए, तो आप देखेंगे कि ये गांधी तो बिल्कुल एक आधुनिक नेता की तरीके से है। लुई फिशर के साथ गांधी के संवाद हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं जो गांधी ने और कहीं नहीं कही हैं, अपने दिल की बात। बल्कि अगर वो जनता के बीच में वो बात कहेंगे तो अलग तरीके से कहेंगे। जैसे जमींदारी प्रथा कि ज़मीनों पर बड़े-बड़े लोगों का खूब कब्जा था और किसानों की हालत एक खेतिहर मजदूर जैसी थी। तो गांधी इस बात को हमेशा इसके खिलाफ, जो कृषक एजेंडा है कह लीजिए, या कह लीजिए कि जो कृषि नीति को लेकर जो गांधी का और या कांग्रेस का वो था, वो जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करके कि जो खेत बोएगा वही उसका मालिक भी होगा। तो इस तरीके से गांधी जो अगर जनता के बीच में कोई बात कहते, तो जैसे उन्होंने कहा कि सब भूमि गोपाल की, क्या मतलब है? यानी सारी जमीनें तो गोपाल ईश्वर की हैं, आप कौन से उसके मालिक होते हैं? एक तरह से बहुत ही क्रांतिकारी बातों को भी एकदम आसान तरीके से आम जन की भाषा में कि वो उसको समझ में भी आ जाए, गांधी इस दिशा में सिद्धस्त हैं, बजाय इसके कि हम उसके कुछ शब्दों को पकड़कर और गांधी की शब्दावलियों के और उसकी एक परंपरागत व्याख्या करें। ये दरअसल बहुत बड़ा चैलेंज है स्कॉलर्स के लिए, जो कृपलानी ने, मैंने पहले ही कहा कि वो गांधी को आपको
इंटरप्रेट करना होगा। आपको गांधी की बातों का बहुत बार उसका एक लिटरल, जैसे होता नहीं, बात बात के फकीर बन गए कि वो बात बस पकड़ के बैठ गए कि गांधी जी ने कहा था चरखा चलाओ तो हम चरखा चलाएंगे, इस तरीके से नहीं। गांधी की बातों के मर्म में पहुंच के उनका जो तरीका है सोचने का, समझने का, देखने का, उसके अनुसार उसको हमें इंटरप्रेट करना होगा लोगों के बीच में, जनता के बीच में, बल्कि मैं तो सबसे ज़्यादा कहूँगा बुद्धिजीवियों के बीच में, क्योंकि ये पूरी एक भ्रम की स्थिति से भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग भी गुजर रहा है। और सच पूछिए तो सारे लोग हवा में हाथ मार रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या देखा जाए, कैसे किया जाए, इस तरीके से। और आखिर में मैं एक बात को और रखना चाहूँगा, गांधी को लेकर, गांधी के बारे में बात करते हुए एक चीज अक्सर मिस की जाती है कि गांधी और कांग्रेस का रिश्ता क्या था। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि 1934 में गांधी ने कांग्रेस छोड़ दी थी तो गांधी अलग हो गए, कांग्रेस अलग हो गई। ऐसा नहीं है। गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही सबसे बड़े नेता थे और 30 जनवरी 1948 तक अपने जीवन काल तक वो रहे, पूरी अथॉरिटी के साथ रहे, पूरी तरह से उन्होंने चीज़ों को जो है नियंत्रित भी किया, बहुत दूर तक, जहाँ तक वो करना चाहते थे। अगर गांधी किसी चीज़ को नियंत्रित नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने नहीं किया। वो पटेल ने किया, वो नेहरू ने किया, या किसी और ने किया। लेकिन अगर गांधी किसी इशू को खुद अपने आप कमांड में लेकर फोर्सफुली वो करना चाहते थे तो वो उन्होंने किया। गांधी और कांग्रेस के बीच में क्या रिश्ता था, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना हम गांधी को न तो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रख पाएंगे और न ही हम उनको, उनके जो काम है उनको सही से विश्लेषित कर पाएंगे। इसमें दो बहुत बड़ी बाधाएं रहीं। जैसे कि शुरुआत, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा मानना है, और यह सच भी है, कि गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे और हमेशा रहे। और गांधी ने कभी भी अपने आप को कांग्रेस की गतिविधियों से अलग नहीं किया। छोटी से लगाकर बड़ी तक हमेशा गांधी उसमें केंद्र में कहीं ना कहीं जरूर रहे। ये बहस हो सकती है कि उनका यह निर्णय सही था या नहीं था, लेकिन इस बात से कोई दो राय नहीं हो सकती कि गांधी और कांग्रेस के बीच में एक अटूट संबंध हमेशा रहा। इस बात को समझने में जो सबसे बड़ी दो दिक्कतें हैं कि जहाँ से ये भ्रम शुरू हुआ कि हमने गांधी को कांग्रेस से अलग, यानी गांधी की गतिविधियों को कांग्रेस से थोड़ा सा अलग दिखाते हुए एक खुद में एक इतनी बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी बना दिया कि उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के सारे जो तमाम घटक और जो लोग थे वो कहीं ना कहीं नेपथ्य में चले गए और हम तो गांधी की महिमा में लग गए, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया और ना आ सकता था। इसमें जो दो दिक्कतें हैं, एक तो कि एक गांधी ने अपने आखिरी समय में ये कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। ये बात एक इस तरह से शोर के साथ में और इस अंदाज में कही गई कि गांधी कांग्रेस से ऊब गए थे एक तरह से, और वो चाहते थे कि अब आज़ादी मिल गई तो अब कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है और ये भंग हो जाए। दूसरी चीज़ इसके प्रमाण के तौर पर एक ये बना ली जाती है कि गांधी ने तो 1934 में ही कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस तरह से ये एक पूरा नैरेटिव गांधी का बनाया जाता है जिसमें गांधी तो एक बहुत बड़े महात्मा बन जाते हैं, उनका एक हम स्टेचर फिक्स कर देते हैं जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। साथ ही गांधी की गतिविधियों और एक्टिविटीज़ का एक अनैतिहासिक मूल्यांकन शुरू हो जाता है जो कि केवल एक एब्स्ट्रैक्ट में रह जाता है। आप देखिए अगर कि 1920 से गांधी कांग्रेस के साथ एक इस तरह से जुड़ते, हालांकि पहले भी उनका कांग्रेस से रिश्ता है, अटूट संबंध सा है, लेकिन 1920 में एक तरह से वो कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं और कांग्रेस के प्रोग्राम, पॉलिटिकल प्रोग्राम, कांग्रेस को क्या करना है, कांग्रेस को क्या डिमांड्स रखनी है, कांग्रेस को
अन्य जो दल हैं उनके साथ में क्या रुख रखना है, इसको सबको लेकर गांधी पूरी तरीके से एक निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के सबसे बड़े जननेता हैं। बाद में भी हमेशा जैसी जरूरत होती है कांग्रेस की, गांधी उस हिसाब से अपने आप को, अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी बातों को एडजस्ट और रीएडजस्ट करते रहते हैं। जैसे स्वराजियों के साथ में है या बाद में, वो कभी भी अपने आप को कांग्रेस से अलूफ नहीं करते हैं। यानी कि हमारा कांग्रेस से क्या लेना देना, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, गांधीवादी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा नहीं कभी होता है। में मैं एक बात आपसे बताऊंगा, बल्कि कि जो गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम बनाए और इसके पहले भी जो तमाम एसोसिएशंस बनाई, चाहे वो हरिजन उद्धार से संबंधित हो या खादी से हो या शिक्षा से हो, गांधी ने सारी अपनी संस्थाओं को जो रचनात्मक कार्यक्रम की परिधि में आती है, उनको कांग्रेस के साथ में लिंक किया, कॉन्स्टिट्यूशनली भी लिंक किया, संवैधानिक रूप से, कि अगर कांग्रेस ना चाहे तो ये गतिविधियां ये प्रभावित हो सकती हैं या इनका नया रूप बनेगा। यह एक तरह से, जो अभी मैं कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम के संदर्भ में कह रहा था, कि गांधी ने कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम का ढांचा जो पूरी देश में खड़ा किया, गांव-गांव तक जाकर, उसका पर्पस कांग्रेस का संगठनात्मक विस्तार करना था और नई नई ऊर्जाओं को, नई नई विचारों को किस तरीके से लेकर और उनको कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए, उनमें जोड़ा जाए, इन सब बातों को लेकर ये गांधी के दिमाग में था, जो वो उन्होंने कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम को खड़ा किया। इसमें कभी कभी बहुत, चूंकि उस समय भी जो गांधीवादी ऐसे बहुत सारे वर्कर्स थे जो कि प्योर रूप से, शुद्ध रूप से केवल रचनात्मक कार्यक्रमों में ही लगे रहते थे ज़्यादा तरह से। कुछ थे जो कि डायरेक्ट पॉलिटिक्स जिसको मैं कहता हूँ, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या एजिटेशनल हो या किसी तरह की हो, उसमें रहते थे। तो बहुत बार ऐसे अवसर आए कि एक भ्रम की स्थिति हुई, जैसे 1936 का चुनाव। 1936 के चुनाव में गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम के जो उनके लोग थे, हैं, उनको आह्वान किया कि आपको चुनाव में कांग्रेस की मदद करनी चाहिए। एक भूचाल सा आ गया रचनात्मक कार्यकर्ताओं के बीच में कि ये आप क्या कह रहे हैं, हम तो क्या उस राजनीति में पड़े जिस राजनीति को हम अभी तक छोड़ते आए हैं या थोड़ा सा दोयम दर्जे की मानते आए हैं। तो गांधी ने उनको समझाया कि एक सत्याग्रही का कार्य क्या है, सत्याग्रही का उद्देश्य क्या होता है। इस तरीके से, उसके पूरे डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, गांधी ने रचनात्मक कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साथ में एक लिंक बना के और उनके एक तरह से मदद की तौर पे एक ये पूरी एक अपनी व्यूह रचना उन्होंने ये रचाई थी। जो एक ये बात कि आखिरी समय में गांधी अलग पड़ गए थे, तो कांग्रेस से उनका मोहभंग हो गया था, क्योंकि कांग्रेस के लोग सत्ता की राजनीति के लिए एकदम लालची से हो गए थे, ये असत्य है। गांधी की राइटिंग्स को आप पढ़ के देखिए, जो एकदम आखिर तक की है। गांधी हमेशा कांग्रेस की गतिविधियों में संलग्न रहे और पूरी तरह से उन्होंने मार्गदर्शन भी किया है। और जब जब उन 46, 45, 46, 47 के समय की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब जब कांग्रेस के नेताओं पर आक्रमण हुए, गांधी ने हमेशा उन्हें डिफेंड किया और यही कहा कि आप नेहरू की बुराई करते हैं, पटेल की बुराई करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान में नेहरू और पटेल से बेहतर नेता और लोग मौजूद हैं? कभी उन्होंने कांग्रेस को, हाँ, उन्होंने कांग्रेस को झिड़कियां लगाई। वो झिड़कियां जो उनकी ओर से लगाई गई, वो उस पार्टी का, उस संगठन का एक जो सबसे बड़ा नेता और जो उसका एक तरह से गार्जियन होने के नाते, वो उनको पूरा हक था। और ये राजनीति में इस तरीके, और वो पोजीशन अख्तियार करने का गांधी को पूरा कमांड भी था कि वो किसी को कुछ भी जो है डांट सकते थे, किसी को कुछ भी समझा सकते थे। गांधी ने वो भूमिका निभाई। लेकिन उसको एक तरह से गांधी के कांग्रेस से ऊब या कांग्रेस से विरोध के रूप में देखना, ये बिल्कुल पूरी तरीके से अनैतिहासिक है। मेरा मानना है
कि गांधी का जो वो एक ड्राफ्ट था, जो इनिशियल ड्राफ्ट था, वो दैट ड्राफ्ट वाज नॉट फॉर पब्लिकेशन एनीवेयर। उसका उद्देश्य यह था कि अब देश को आज़ादी मिल चुकी है। हमने जो कांग्रेस का संगठन बनाया था वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिहाज से बनाया था 1920 में नागपुर अधिवेशन में। अब सामाजिक यथार्थ, सामाजिक सच्चाई या ट्रुथ बदल चुका है और अब हमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कांग्रेस की जरूरत है। वह जो रीऑर्गेनाइजेशन है उस दिशा में गांधी आगे सोच रहे थे। उन्होंने वो फाइनल कर लिया था ड्राफ्ट, ऐसा नहीं था, क्योंकि गांधी की एक पूरी सोचने की एक प्रक्रिया थी कि वह कोई चीज़ सोचते थे, उसके बाद उसको अपने अजीज लोगों से, करीबी लोगों से लगातार डिस्कस करते थे और उनकी जो सुझाव और सलाहें होती थी उनको समझते थे, उनसे बहुत बार अपनी बातों को मॉडरेट भी करते थे। तो गांधी ने वह प्रक्रिया शुरू की थी, ना कि वो कांग्रेस से उनकी कोई ऊब का परिणाम था। आखिर में मैं एक और दुविधा की बात करूंगा जिसकी वजह से आज़ादी के बाद में जो एक पूरी की पूरी गांधी की राजनीति थी, या मैं ऐसे कहूं कि गांधी का जो कुनबा था वो उस तरह से राजनीतिक योगदान करने में बहुत सफल न हो सका। उसकी वजह ये थी कि गांधी के पॉलिटिकल पावर के बारे में क्या विचार थे। ज़्यादातर गांधीवादी कार्यकर्ताओं का, जब मैं गांधीवादी कार्यकर्ता कह रहा हूं तो मैं किसी को स्पेसिफिक अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं जो कि पूरे देश में हजारों की संख्या में फैले हुए थे। उनके बीच में ये भ्रम आया कि गांधी तो पॉलिटिकल पावर के खिलाफ थे, क्योंकि हमेशा वो पॉलिटिकल पावर के खिलाफ लड़ते रहे थे। एक बारीक डिस्टिंक्शन किसी शायद उस तरह से उठाया नहीं गया या बुद्धिजीवियों से मिस हुआ, वो ये था कि गांधी ने जब पॉलिटिकल पावर को क्रिटिसाइज किया तो वो कॉलोनियल पॉलिटिकल पावर थी, औपनिवेशिक राजसत्ता थी। उसको दृष्टि में रखते हुए गांधी ने पॉलिटिकल पावर के बारे में आलोचनात्मक और तमाम तरीके की बातें रखी। आजाद भारत में पॉलिटिकल पावर का स्वरूप बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया था। गांधी ने इस बात को समझा था और जो अभी तक वो कॉलोनियल पॉलिटिकल पावर को क्रिटिसाइज करते आ रहे थे और उसके बाद में जो आज़ाद भारत में पॉलिटिकल पावर का स्वरूप होना था, उसका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन था, गांधी इस बात को बारीकी से समझ रहे थे और उन्होंने कोशिश करना भी शुरू कर दिया था कि मैं अपनी बातों को आज की जो सच्चाई है उसके परिप्रेक्ष्य में बेहतर ढंग से रखूं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है कि संविधान सभा के बारे में गांधी क्या कहते हैं। जब संविधान सभा बनी, चल रही थी, तो तमाम लोग उसकी बुराइयों में भी थे कि ये क्या है, और ये गांधी ने कहा कि वो उसमें बहुत सारे एक्शन एंथुसियास्ट भी थे जो कि हमेशा राजनीति को सड़क पे उतरना और जिंदाबाद मुर्दाबाद की ही दृष्टि से समझते थे। गांधी ने कहा कि इस समय जो संविधान सभा है उसको सहयोग करना, उसको बेहतरीन और एक नई चीज़, अच्छी चीज़ मानना एक तरह का कंस्ट्रक्टिव सत्याग्रह है और हमें उसकी ओर स्टिक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक संसदीय लोकतंत्र जो कि अच्छे से अच्छा हो सके, हम इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें गांधी को देखने की ज़रूरत है। दुर्भाग्य यह है कि आज़ाद भारत में ऐसी धाराएं बना दी गई कि जिसमें एक और गांधी का नाम तो खूब लिया जाता रहा, लेकिन कांग्रेस का विरोध करना एक अभीष्ट बना दिया गया। जैसे लोहिया ऐसे प्रखर समाजवादी चिंतक और नेता जो कि आज़ादी के पहले तक गांधी जी के छतरी के नीचे ही एक तरह से रहे और गांधी जी के बारे में उन्होंने बहुत ही प्यार से और अपनापन से, मार्मिक ढंग से तमाम बातें लिखी भी हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अंध कांग्रेस विरोध को ही एक तरीके से गांधीवाद बना लिया। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं जो यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो आज का समय है उसमें हमें अगर गांधी की प्रासंगिकता खोजनी है तो हम उस प्रासंगिकता को केवल लकीर का फ़कीर बनकर नहीं खोज पाएंगे।
कि गांधी ने ये किया था तो वही हम करने लगे। नहीं, आज की सच्चाई के अनुरूप हमको गांधी के जीवन, उनकी पॉलिटिक्स को समझते हुए उसमें से कॉन्स्ट्रक्टिवली इंसाइट्स लेनी होंगी, और तब हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम गांधी की विरासत को समझ पा रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।